जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम 2022 का सेट 4 का पार्ट 2 करेंगे। 4 का क्या क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ आरेख बनाइए। इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये रहा वो LCR परिपथ, ठीक है, जहाँ में R, L, C और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसमें जो विभवांतर होता है, जो प्रतिरोध में विभवांतर होता है वो धारा के साथ होता है VR। जो VL है प्रेरक में, वो धारा से जो है कला में 90 डिग्री क्या है आगे है, और जो VC है वो कला में 90 डिग्री पीछे है। तो ये VL और VC एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री होते हैं कला में उल्टे, तो ये घट गए। सपोज दैट कि VL बड़ा होगा VC से अगर, तो VL माइनस VC और VR बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे है। तो जो कुल विभवांतर होगा V, वो क्या होगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। और V को हम लिख सकते हैं IZ। Z क्या है प्रतिबाधा है, तो IZ बराबर VR क्या होगा IR। ऐसे ही VL होता है IXL और VC होता है IXC। XL क्या है प्रेरक की प्रतिबाधा, XC जो है धारिती है प्रतिघात, सॉरी। ओके, तो I जो है कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, इसकी प्रतिबाधा ही आ जाएगी Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब आगे अनुनाद आवर्ती निकालना है। तो अनुनाद की अवस्था में जो XL बराबर होता है XC के, ठीक है, XL ओमेगा L, XC 1/ओमेगा C। ये ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, रूट लेंगे तो ओमेगा बराबर 1/√LC। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf बराबर 1/√LC। तो अनुनादी आवर्ती अब बराबर आ जाएगी 1/2π अंडर रूट में LC हर्ट्ज, जिसका मात्रक, ठीक है, ये आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिए गए ये जो है इसमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता पूछी है। यदि ए और बीच के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तो संधारित्रों पर आवेश की मात्रा पूछ रहा है। अब देखो ये आप इसको यहाँ से ना मान के यहीं मान लो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये एक व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु है, तो बीच की धारिता को तो इसको भूल ही जाओ, ठीक है। अब इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में। तो 4 और 4 की हो जाएगी 2, 4 और 4 की 2, फिर 2 और 2 4, ठीक है। मतलब अगर देखो वैसे भी अगर व्हीट स्टोन सेतु में चारों वैल्यूज जो है वो बराबर हो तो उसकी वैल्यू भी वही आती है, मतलब 4 माइक्रोफैरड धारिता हो जाएगी। कुल धारिता क्या हो जाएगी 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। और आवेश जो है क्यों बराबर होता है CV, ठीक है। तो 4 माइक्रोफैरड और गुणा V कितना है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो 15 चौके 60 माइक्रो फैरड गुणा वोल्ट हो जाएगा कुलाम। 60 माइक्रो कुलाम क्या हो जाएगा इसका आवेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को लिखकर समझाइए। तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मतलब जब भी कोई कुंडली होगी, कोई परिपथ होगा, उससे बद चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होता है। फैराडे का नियम क्या है, किसी कुंडलीय परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगा d/dt और उसके निगेटिव वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। एक्चुअली जो ये निगेटिव वैल्यू है ये आती है लेंज के नियम के कारण, कि वो है ना कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा होगी वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है, तो उस वजह से निगेटिव साइन है। अगला क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं विदर्शक की फोकस दूरियां क्रम से 6.25 सेमी एवं 2 सेमी है। दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अभिदर्शक से वस्तु की दूरी क्या होगी ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होती है
किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगी, बीटा बटा अल्फा। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो ये होती है m बराबर माइनस वी नोट बटा यू नोट डी अपॉन एफ ई। वी नोट क्या है, अभिदर्शक द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, यू नोट है अभिदर्शक के लिए वस्तु की दूरी, डी है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में नेत्रिका की फोकस दूरी दिया है, अभिदर्शक की फोकस दूरी, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उनके नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी होती है वी नोट प्लस एफ ई, उसकी वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। यू नोट पूछा है अभिदर्शक के लिए वस्तु की दूरी, तो वी नोट प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी है 6.25 बराबर है 15 के। यहाँ से वी नोट की वैल्यू कितनी आ गई 8.575 सेंटीमीटर। अब अभिदर्शक के लिए लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 बटा वी नोट बराबर 1 बटा एफ नोट बराबर वी नोट माइनस यू नोट। ये इसकी फोकस दूरी है 2, ये आ गई थी 8.75 माइनस ये, इसको हम लिख सकते हैं 4/35। ठीक है, अब इस 4/35 को इधर माइनस में ले जाएंगे, ठीक है, फिर घटाएंगे 35 माइनस 8/35 दूनी 70, तो यहाँ से यू नोट आ जाएगा माइनस 70/35 में 8 जाएगा 27, इससे डिवाइड करेंगे तो करीब माइनस 2.59 सेंटीमीटर ये आ जाएगी उसके लिए अभिदर्शक के लिए वस्तु की दूरी। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए। हीलियम के नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतनी है, इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए द्रव्यमान क्षति क्या है, किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियों प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। ओके, तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटोनों के द्रव्यमान के योग एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो देखो, अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या 1 है, मतलब उसमें प्रोटॉन कितने होंगे Z होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे A माइनस Z होंगे, तो सारे न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, Z गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस A माइनस Z गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये होगा सारे न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान। उसमें से जो है उस नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो जो आएगा उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ओके, अब है बंधन ऊर्जा। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियोनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। मतलब किसी नाभिक को तोड़ के उसके सारे न्यूक्लियोनों को अलग अलग करने में जो हमें एनर्जी लगेगी वो क्या होती है, उसकी बंधन ऊर्जा होती है। अब देखो, बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति ये जो है सारा प्रोटोनों के द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ये वास्तव में क्या है, द्रव्यमान क्षति है डेल्टा एम। ठीक है, और बंधन ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान क्षति गुणा सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो द्रव्यमान है इसी को ऊर्जा में बदल दो, ये बराबर एम सी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो बंधन ऊर्जा होती है डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें कितनी एएमयू, इतने एएमयू द्रव्यमान क्षति थी। ठीक है, एक एएमयू में होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है नहीं, एक एएमयू बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो भी द्रव्यमान क्षति है इसमें 931 की हम गुणा कर देंगे तो हमारी जो है इसकी बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो 931 से गुणा कर दोगे, आंसर किस में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी तो आती है ना, है ना। अगला देखो, ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए, इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ओके, तो देखो ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होगी वो होगी उस फोटोन की ऊर्जा माइनस जो है धातु का कार्यफलन। ठीक है, ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण है। और अगर ये समझ में नहीं आता, आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव समझना है अच्छे से, तो जो है उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, नहीं मिले तो कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा रिप्लाई में। अब देखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। पहला नियम क्या है कि किसी प्रकाश सुगराई धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब हम अगर ज़्यादा प्रकाश डाल लेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
दूसरी चीज, किसी प्रकाश उग्राही धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिस भी एनर्जी के साथ, वो डिपेंड करता है एक फोटोन की ऊर्जा पर, ना कि इस बात पे कि फोटोन कितने डाले जा रहे हैं। तीसरा, किसी प्रकाश उग्राही धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर बढ़ती है। आवर्ती हम बढ़ाएंगे तो क्या होगी, फोटोन की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो वो ज़्यादा गतिज ऊर्जा से बाहर निकलेगा। किसी दिए गए प्रकाश उदाई पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति पर धातु के प्रवेश से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। अब चाहे आपतित प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों ना हो, मतलब चाहे कितने भी ज़्यादा फोटोन डाल लो, अगर एक सिंगल फोटोन की एनर्जी उतनी नहीं है जितनी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए, तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला। इस न्यूनतम आवृत्ति को देली आवृत्ति कहते हैं। आखिरी चीज, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देली आवृत्ति से अधिक हो, ठीक है, मतलब फोटोन के पास है पर्याप्त ऊर्जा, तो प्रकाश की धातु के पृष्ठ पर आपतित होने तथा पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चाता नहीं होती, कोई टाइम लैग नहीं, मतलब तुरंत फोटोन डाला तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकला। आपतित प्रकाश की तीव्रता चाहे कुछ भी हो, कम हो ज़्यादा हो, फोटो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझिए तथा दोनों में अंतर लिखिए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है? तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन का परिणाम है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये दोनों देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, नाभिकीय विखंडन, जब किसी तत्व के परमाणु पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करेंगे, बमबारी ऐसे नहीं कि न्यूट्रॉन उठाए फेंक डाले, कुछ जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, है ना, वहाँ से, या और भी तरीके हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो परमाणुओं के नाभिकों का दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विखंडन हो जाता है। मतलब एक बड़ा जो नाभिक होगा वो दो या दो से अधिक नाभिक में टूट जाएगा। नाभिक के विखंडन की यह प्रक्रिया ही नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इसमें बहुत बड़े स्तर पर इतनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये एक नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा इतनी 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका एक एग्जाम्पल है, यूरेनियम 235, उस पर जो है हमने एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा, वो बन गया यूरेनियम 236। ये है स्थाई है बेचारा, ये दो है, 2-3 नाभिकों में टूट गया, 2 में, बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन इसने दिए। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाके 3 और को तोड़ेंगे, फिर वे 3-3 न्यूट्रॉन देंगे, वे 3 और को तोड़ेंगे, तो जो है ऐसे टूटता चला जाएगा मामला। तो इसने शुरू कर दिया काम, एक न्यूट्रॉन ने आके सारा काम बिगाड़ दिया, सब टूट जाएंगे। अब नाभिकीय संलयन, जब दो या अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। मतलब छोटे छोटे आगे मिल जाएंगे एक जगह, बड़ा नाभिक बना लेंगे। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। मतलब दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ कम मिलेगा, मतलब द्रव्यमान क्षति होगी, वही क्या होगी? ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। उदाहरण, जब भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूट्रियम 1s2 के दो नाभिक संलयित होते हैं तो एक ट्रीट्रियम बन गया, और बड़ा नाभिक इन दोनों से, एक प्रोटॉन और कुछ ऊर्जा। जो ट्राइट्रियम बना वो दोबारा से एक ड्यूट्रियम के साथ जुड़ गए और बड़ा नाभिक बना लिया, हीलियम, और ऊर्जा मुक्त हुई। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। अब इन दोनों में अंतर, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय विखंडन भारी नाभिक में होगी, मतलब भारी नाभिक टूटेगा छोटों में, ये हल्के जो मिलकर छोटे मिलकर बड़े बनाओगे। ये क्रिया साधारण ताप पर संभव है, ठीक है, साधारण ताप में न्यूट्रॉन फेंक के मारो टूट जाएगा। ये साधारण ताप पे संभव नहीं है, क्योंकि दो नाभिक एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होंगे? प्रोटॉन पर उनके प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो जब उच्च ताप होगा, उनकी गति बहुत ज़्यादा होगी, तभी ये क्रिया संभव है। इस क्रिया में लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि नाभिक बड़ा है ना, एक नाभिक के टूटने से, ठीक है, इसमें जो है लगभग इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब तुम सोचोगे इसमें ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है, बट इसमें नाभिक भी तो कम होंगे, यानी बड़े बड़े नाभिक होंगे तो कम होंगे, छोटे छोटे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ड्यूट्रियम के 2 ग्राम में जितने नाभिक होंगे, इधर 235 ग्राम में उतने नाभिक होंगे। इस क्रिया में ऊर्जा प्रतिशत कम है ना, इस क्रिया में ऊर्जा प्रतिशत ज़्यादा है। इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसको
नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका यूज तो हम परमाणु भट्टी बना के एनर्जी प्राप्त करने में कर लेते हैं। अभिखंडन का, संलयन का फिलहाल बम बनाने के अलावा कोई यूज नहीं हुआ है इसका। इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है, ठीक है, वही बात है। तो ये इसमें हल्के जो है भारी नाभिक बनाते हैं। ये दे दिया यूरेनियम नाभिक का विखंडन, इधर ड्यूट्रियम नाभिक का संलयन, जो हम इनकी परिभाषा के टाइम भी देख के आए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। एक विद्युत चुंबकीय तरंग जेड अक्ष में संचरित है, मतलब तरंग जेड अक्ष में जा रही है, ठीक है। इसके विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष में कंपन करेगा, ठीक है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष में कंपन करेगा, और तरंग जेड अक्ष में जा रही होगी, ठीक है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति जो है न्यू बराबर होती है सी बटा लैम्बडा। सी प्रकाश की चाल पता ही है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और लैम्बडा 10 मीटर दिया है, तो ये बच जाएगी 3 गुना 10 की पावर 7 हर्ट्ज, इतनी आवृत्ति बच जाएगी। देखो इनके अभिलक्षण, पहला ये जो है हर एक प्रत्येक विद्युत चुंबकीय तरंग उसकी आवर्ती तरंग दैर्घ्य जो भी हो वो हमेशा प्रकाश के वेग से चलती है निर्वात में, ठीक है। और ये जो है त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है, और ये इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, प्रकाश के वेग के बराबर आती है। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ओके, और जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में होते हैं, ठीक है। इस बात को यहीं तक पढ़ो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश जो है समान कला में होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम यानी इनके आयाम ई नोट व बी नोट का अनुपात जो है निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी ई नोट बटा बी नोट बराबर सी। किसी भी क्षण विद्युत क्षेत्र का मान ई बटा चुंबकीय क्षेत्र का मान बी, ई बटा बी हमेशा प्रकाश के वेग सी के बराबर होता है, ठीक है। तो हो गए होंगे 4 गुण। तो अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो कट रहा है, ये है किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न करिए। लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन। ओके, मान लिया ये जो है मेरा उत्तल लेंस है जो कि चित्र में दिख रहा है। इसका ये वाला पृष्ठ है जिसका ये ध्रुव है P1, ये उस वाले पृष्ठ का क्या है P2 है। इधर एक वस्तु O है जिसका कि जो पहले वाला पृष्ठ है वो चाहता था कि मैं इसका प्रतिबिंब I1 पे बनाऊं, पर दूसरे वाला पृष्ठ कह रहा था कि हम भी है, और वो उसका फाइनली प्रतिबिंब I बनाता है, ठीक है। I1 जो है पहले वाले पृष्ठ से V1 दूरी पे है, और जो I जो है वो दूसरे वाले पृष्ठ से V दूरी पर है, ठीक है। P2 से दूरियां P1 और P2 से नापी गई है। इस लेंस की चौड़ाई को हमने T मानना है। पहले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 होगी, दूसरे वाले की R2। तो पहले पृष्ठ के लिए जो है हम जो है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो n बटे v होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी v1 है, माइनस 1 बटा u बराबर n-1 बटा r1। इसको समीकरण 1 बोल दिया। अब दूसरे पृष्ठ के लगाएंगे। दूसरे पृष्ठ में देखो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसलिए इसका जो अपवर्तनांक है वो n की बजाय हमने कितना लिया 1 बटा n ले लिया, ठीक है। v माइनस, अब जो देखो अब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब तो हमें को पता चल गया कि इसने ये v पे प्रतिबिंब बनाया, वस्तु तो है ही नहीं कहीं इसकी, हमें पता ही नहीं। तो जो ये I1 है, ये I1 ही जो कि पहले जहाँ पे बनता पर बना नहीं, ये दूसरे वाले पृष्ठ के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी तो v हो गई, वस्तु की दूरी जहाँ इसके लिए u थी वहां पर इसके लिए क्या हुई v1, क्योंकि v1 तो दूसरे पृष्ठ से दूरी है इसकी, तो इस वाले पृष्ठ से दूरी क्या बचेगी v1 माइनस t बचेगी, ठीक है, बराबर 1 बटा n-1, ठीक है। जैसे इसमें अपवर्तनांक n था तो इसमें कितना होगा 1 बटा n हो गया बटे R2। अब अगर यदि लेंस पतला हो तो हम उसकी जो मोटाई है उसको क्या ले लेंगे, लगभग 0 ले लेंगे, ठीक है। तो ये v1 माइनस टी क्या हो गया, v1 हो गया। अब इस दूसरी समीकरण में हमने क्या कर दिया, n से गुणा कर दी, पूरी में n से गुणा कर दी। तो यहाँ तो ये n कैंसिल हो गया, यहाँ पर n से गुणा हो गई, ठीक है। यहाँ
1/n में n की गुणा करी तो 1 हो गया, और 1 में हुई तो n हो गया। ये समीकरण होगी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस का n बटा v1 है, यहाँ पर प्लस का n बटा v1 है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर, ये राइट साइड में भी दोनों चीज़, इधर n-1/r1 है, इधर 1 माइनस n बटा r2 है, ये दोनों जो है जुड़ गए। इसमें से n-1 कॉमन लिया तो इधर यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। अब अगर वस्तु जो है अनंत पे हुई, मतलब प्रकाश जो है समांतर आ रहा हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब v बनेगा फोकस पे। तो v की जगह f लिखा, और माइनस 1/अनंत लिखते 1/f, ठीक है। v की जगह तो f लिखा, माइनस 1/अनंत करते तो वो क्या हो जाता, वो तो जीरो ही हो जाता। तो 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया लेंस मेकर सूत्र। ओके, ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये जो है अभी हमने इस किरचॉफ के नियम वाले चैप्टर की रिवीजन वीडियो डाल ली है, 10-11 मिनट में इसके ये सब करवाया है। तो उस वीडियो में किरचॉफ के नियम भी है, व्हीटस्टोन सेतु भी है, तो मैं उसका लिंक जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए, अगली वीडियो में ये सेट पूरा हो जाएगा। जय सिया राम।